जी जी बिजनेस लॉ के आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा है लेक्चर 31A। ये 31A क्यों है? क्योंकि आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 14। इसके एमसीक्यूज की हमने प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको अलग वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी, तो वो हमारा लेक्चर होगा 31B। तो 31A, इस लेक्चर में हम एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 13 पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्कस करेंगे। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डिविडेंड से रिलेटेड जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने डिविडेंड के बेसिक रूल जो है प्रीवियस लेक्चर में सीख लिए कि डिविडेंड की टाइप्स कितनी है, डिविडेंड को अप्रूव करने के लिए अथॉरिटी किसके पास है, और खास तौर पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है डिविडेंड डिक्लेयर करने के हवाले से। आज के लेक्चर में हम डिविडेंड की पेमेंट किस तरीके से होगी, किसको होगी और कितने अरसे में करनी है, ये कंसेप्ट सीखेंगे। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में सबसे पहला कंसेप्ट है मैनर ऑफ पेमेंट, यानी डिविडेंड की पेमेंट करनी है किस तरीके से करनी है। क्या जब मेंबर्स की मीटिंग हो रही होगी उस मीटिंग में हमने उनको एनवेलप में कैश बंद करके तो फिर उसको डिविडेंड की पेमेंट करनी है? नहीं, इस तरीके से नहीं पेमेंट होगी। पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट दो तरीकों से हो सकती है, इन कैश, इन काइंड। इन कैश का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली करेंसी नोट्स शेयर होल्डर के हवाले किए जाएंगे, नहीं। इन कैश की पेमेंट भी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगी। इन कैश का मतलब नॉर्मली आप अकाउंटिंग में इन कैश को और बैंक ट्रांजैक्शन इनको अलग ट्रीट करते हैं, लेकिन लॉ क्या कहता है कि जब हम कहे कि पेमेंट कैश के थ्रू होगी तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट होना ये भी कैश पेमेंट ही कहलाता है। तो लॉ ये कहता है कि आपने पेमेंट इन कैश करनी है, यानी तीन तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। चेक इशू कर सकते हैं कस्टमर्स को, सॉरी मेंबर्स को चेक इशू कर सकते हैं, डिविडेंड वारंट इशू कर सकते हैं। डिविडेंड वारंट क्या होता है? ये एक तरह का क्रॉस चेक ही होता है, ठीक है। अच्छा, और ये चेक भी क्रॉस चेक होना चाहिए मेंबर के नाम पे, अकाउंट पे ही ओनली चेक होना चाहिए। चेक क्रॉस चेक इशू कर सकते हैं, डिविडेंड वारंट इशू कर सकते हैं। डिविडेंड वारंट बेसिकली क्रॉस चेक ही की तरह की एक टाइप है जो कि क्रेडिट हो सकता है डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में, मेंबर के अकाउंट में। और इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब यह है कि आप चेक या वारंट इशू ना करें, बल्कि डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में, मेंबर के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि समटाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को जो सैलरी की पेमेंट होती है वो चेक के जरिए से होती है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। डायरेक्टली जो अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जाता है ये तरीका ज्यादा क्विक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट का मतलब यह है कि कंपनी डायरेक्टली मेंबर्स के अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर कर देगी। अब डेफिनेटली इसके लिए लाजमी है कि मेंबर्स ने पहले अपने अकाउंट की डिटेल कंपनी को प्रोवाइड की हो, वरना जाहिर अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डिविडेंड का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो तीन तरीके इसमें चेक के जरिए से वारंट, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट हो सकती है। याद रखें, फिजिकली कैश यानी करेंसी नोट्स की शक्ल में डिविडेंड पे करना मना है। ला इन कैश पेमेंट का मतलब ये नहीं है, फिर बता रहा हूं, कि फिजिकल करेंसी नोट्स उनको हवाले किए जाएंगे, नहीं। लॉ कहता है बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट होगी। इन कैश का मतलब है, पेमेंट इन कैश का मतलब ये है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट होगी। आप मेंबर्स को चेक भी इशू कर सकते हैं, डिविडेंड वारंट भी, जो कि चेक ही की तरह की होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली भी, यानी डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। या इन कैश के साथ दूसरा तरीका है इन काइंड पेमेंट। इन काइंड पेमेंट का मतलब यह है कि अमाउंट्स यानी ट्रांसफर ना की जाए, बल्कि अमाउंट के अलावा कोई और चीज उनको दे दी जाए। जैसे आपको याद होगा हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बोनस शेयर का, और इसी तरह एक और कंसेप्ट स्टडी किया था कि कौन सी सिचुएशन है जब शेयर तो इशू करेगी कोई एक कंपनी, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करना, उसकी अप्रूवल कमीशन से लेना, ये रिक्वायर्ड नहीं है। और उसमें हमने स्टडी किया था कि जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है या किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर जो हैं उसके पास हैं और वो अपने मेंबर्स को इशू करते हैं, तो उन सिचुएशन में प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल लेना, प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी कंसेप्ट वही उसी कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है कि अगर कंपनी के पास फर्ज कीजिए कैश नहीं है, पैसे नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए, क्या करे? उसके पास जो शेयर्स हैं किसी लिस्टेड कंपनी के, वो शेयर डिविडेंड के तौर पे इशू कर सकती है अपने मेंबर्स को कि भाईजान ये शेयर लीजिए और इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में जाके सेल कर दीजिए
वहां से जो पैसे मिलेंगे वो आपका डिविडेंड होगा। तो इन दो तरीकों से पेमेंट हो सकती है डिविडेंड की, इन कैश भी और इन काइंड भी। इन कैश 3 तरीके हैं, चेक इशू कर दीजिए, वारंट इशू कर दीजिए या इलेक्ट्रॉनिकली। और याद रखिए अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफर करने हैं। लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है कि वो अपने कस्टमर्स के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही डिविडेंड ट्रांसफर करे। चेक और वारंट अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है। मैनर ऑफ पेमेंट के बाद टाइमिंग ऑफ पेमेंट, टाइम यानी डिविडेंड कब पे किया जाएगा। याद रखिए डिविडेंड जिस वक्त डिक्लेयर हो जाए, अनाउंस हो जाए, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल पे होना चाहिए। लॉ ने टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है कि जब डिविडेंड अनाउंस होगा, डिक्लेयर होगा, उसके बाद विद इन स्पेसिफाइड पीरियड कमीशन स्पेसिफाई करता है कि क्या होगा। उसने जितना भी पीरियड स्पेसिफाई किया है उसके अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट हो जानी चाहिए। किसी जमाने में ये पीरियड जो होता था 45 डेज होता था, फिर चेंज होकर 30 डेज हो गया। अब जो करंटली पीरियड है डिविडेंड पे करने का वो है कि जब एक कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया उसके बाद विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट करनी है, वरना चीफ एग्जीक्यूटिव को पेनल्टी इंपोज होती है चीफ एग्जीक्यूटिव पे। वो हम स्टडी करेंगे अभी। तो टाइमिंग ऑफ पेमेंट क्या है कि किसी भी कंपनी अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि वो विद इन स्पेसिफाइड डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होने के स्पेसिफाइड डेज यानी लेटेस्ट रूल्स के मुताबिक 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट कर दें। अब यहां पे सबसे अहम क्वेश्चन ये राइज होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से क्या मुराद है, कब समझा जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो लॉ कहता है ये रूल इंटरिम डिविडेंड के केस में डिफरेंट है, फाइनल डिविडेंड के केस में डिफरेंट है। फाइनल डिविडेंड में जिस एजीएम में मेंबर्स ने डिविडेंड को अप्रूव किया उसे समझा जाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यानी आपको पता है फाइनल डिविडेंड का रूल क्या है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में। इंटरिम डिविडेंड अप्रूव करते हैं डायरेक्टर्स और फाइनल डिविडेंड अप्रूव करते हैं मेंबर्स। तो फाइनल डिविडेंड किस दिन समझा जाएगा कि डिक्लेयर किया गया है, जिस एजीएम में मेंबर्स ने फाइनल डिविडेंड की अप्रूवल दी समझा जाएगा कि उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। इंटरिम डिविडेंड कब समझा जाएगा कि डिक्लेयर हुआ है, यह डिपेंड करता है कि बुक क्लोज की गई या बुक क्लोज नहीं की गई। अब यह बुक क्लोजर क्या चीज है, देखिए इमेजिन कीजिए एक लिस्टेड कंपनी है, उसके डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल परचेज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके शेयर्स के ओनर डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होंगे। तो डेली बेस पे कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ रही होंगी कि सर मैंने अपने शेयर इसको सेल कर दिए, अब आप इसकी मेरी बजाय इसको नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए शेयर्स की अपने बुक्स में। तो ये जो शेयर ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस हैं ये डेली बेसिस पे रजिस्टर हो रही होंगी कंपनी के पास। कंपनी के लिए जब डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि किस दिन वाले शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड पे करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्प्यूट अराइज हो सकता है कि जी कुछ शेयर होल्डर कह सकते हैं कि सर अभी हम इस अपने शेयर्स जो हैं वो एक्चुअली ट्रांसफर नहीं किए थे, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन दी थी। तो अगर एप्लीकेशन दे दी, सबमिट कर दी, लेकिन उसमें 2-3 दिन लग गए और उन 2-3 दिन के दरमियान में फर्ज कीजिए डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि डिविडेंड पे किया जाएगा, तो डिस्प्यूट राइज हो सकता है कि ये डिविडेंड कौन रिसीव करेगा, क्या वो जो कि पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या वो जिसने बाय कर लिया है। इस तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए लॉ ने एक कंसेप्ट दिया बुक क्लोजर का। बुक क्लोजर का कंसेप्ट ये है कि कुछ अरसे के लिए शेयर की ट्रांसफर जो है उसको रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ अरसे के लिए। किस लिए इसको रोका जाएगा, शेयर ट्रांसफर बुक को सस्पेंड किया जाएगा? इसलिए ताकि कंफर्म किया जा सके कि शेयर के ट्रू ओनर कौन है, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर फर्ज कीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई 10 अप्रैल को और उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इंटरिम डिविडेंड पे करना है। अब इस डिक्लेरेशन के साथ ही
वो अनाउंस कर देंगे कि 20 से लेके 25 तारीख तक हमारी शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज्ड होंगी, बुक क्लोजर होगा। यानी 20 से 25 के दौरान में हम कोई शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे। जिसने शेयर ट्रांसफर करवाने हैं इससे पहले पहले करवा लें। और 20 तारीख को जो लोग हमारी लिस्ट के मुताबिक, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक शेयर होल्डर हुए ऑफिशियल, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे इंटाइटलमेंट टू रिसीव डिविडेंड क्लियर हो जाती है बुक क्लोजर से। तो इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाएगा, कब समझा जाएगा डिक्लेयर हुआ है, ये डिपेंड करता है बुक क्लोजर किया कि नहीं किया है। डायरेक्टर के पास ऑप्शन होती है, चाहे तो बुक क्लोजर करें चाहे ना करें। अब अगर तो बुक क्लोजर किया जाता है तो याद रखिए कि जिस दिन डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड उस वक्त डिक्लेयर समझा जाएगा जो पहला दिन होगा कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर का। यानी हमारी एग्जांपल में जब डायरेक्टर ने 10 तारीख को अनाउंस किया कि हम डिविडेंड पे करेंगे और क्लोजर पीरियड जो था वो 20 से लेके 25 तारीख बताया, तो जो 20 तारीख होगी यानी कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर समझा जाएगा 20 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अब 20 तारीख के बाद 15 दिन के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस डिविडेंड की पेमेंट करनी है। लेकिन अगर बुक क्लोजर नहीं होता, डायरेक्टर अनाउंस करते हैं सिर्फ इतना कि डिविडेंड पे करेंगे, बुक क्लोजर के बारे में वो कुछ नहीं कहते। जैसे हो सकता है कि जी प्राइवेट कंपनी हो जिसमें, या अनलिस्टेड कंपनी हो जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती नहीं। लिस्टेड कंपनी में तो डेली बेस पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, इसमें तो प्रोबेबली वो डायरेक्टर जरूर बुक क्लोजर करेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो हो सकता है वो बुक क्लोजर ना करें। अगर बुक क्लोजर नहीं करते तो जो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग होगी वो समझा जाएगा उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो टाइमिंग ऑफ पेमेंट क्या होगी, विद इन स्पेसिफाइड डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। स्पेसिफाइड डेज क्या है, 15 वर्किंग डेज। ये हमारी स्टडी टेक्स्ट में आई के आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको एडिशनल कंसेप्ट के तौर पे बता रहा हूं। और दूसरी चीज, विद इन स्पेसिफाइड डेज ऑफ डिक्लेरेशन, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डिपेंड करता है इंटरिम डिविडेंड है कि फाइनल डिविडेंड है। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो ये डिक्लेयर होता है कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर पे, यानी जो बुक क्लोजर का पीरियड होगा उसकी जो पहली डेट होगी तब समझा जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। और अगर बुक को क्लोज नहीं किया गया तो फिर जो बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें फैसला हुआ डिविडेंड पे करने का, समझा जाएगा उस दिन, उस बोर्ड मीटिंग वाले दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। और बुक क्लोजर का मतलब जहन में रखिएगा, जब शेयर ट्रांसफर को सस्पेंड किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रोक दी जाती है कुछ दिनों के लिए, उसे बुक क्लोजर कहते हैं। और अगर फाइनल डिविडेंड है तो जो एजीएम की डेट होगी जिसमें मेंबर्स ने अप्रूव किया डिविडेंड, समझा जाएगा उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब आगे डिविडेंड किसको पे करना है, भाई रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे करना है। अच्छा, अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ये कह दे कि मुझे डिविडेंड पे ना करो, मेरे किसी दूसरे रिलेटिव को पे कर दो, तो क्या फिर भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही डिविडेंड पे किया जाएगा या उसके ऑर्डर पे जिसको वो कहे? इसका आंसर है उसके ऑर्डर पे जिसको वो कहे। यानी क्या डिविडेंड लाजमी है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही पे किया जाएगा? नहीं, वो शेयर होल्डर्स को या शेयर होल्डर के कहने पे किसी और को, जिसको वो कहे उसको पे कर दिया जाएगा डिविडेंड। अगर डिविडेंड स्पेसिफाइड डेज में पे नहीं होता, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, सजा मिलेगी चीफ एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि लॉ कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है एक दफा अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए उसके बाद 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करना है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डिविडेंड पे नहीं करता इन दिनों में, प्रेस्क्राइब डेज में, तो उसको सजा क्या? याद रखिए ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये पूरे लॉ में प्रोबेबली सबसे ज्यादा बड़ी सजा है जो चीफ एग्जीक्यूटिव को दी गई है। और कब? जब वो डिविडेंड की स्पेसिफाइड डेज में पेमेंट ना करे। सजा क्या है? टू, ये अप टू, ये सारी चीजें अप टू है, यानी मैक्सिमम, ये नहीं कि एग्जैक्ट 2 साल की सजा मिलेगी, 2 साल तक की उसको सजा मिल सकती है, 2 साल तक की कैद की सजा, 5 मिलियन रुपए फाइन हो सकता है उसको, और 5 साल तक के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है कि किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बनेगा। आपको याद होगा जब हम एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया पढ़ रहे थे डायरेक्टर्स का, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि डायरेक्टर उस सूरत में भी इनएलिजिबल समझा जाएगा जब वो किसी भी और प्रोविजन में डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो वो बेसिकली इस प्रोविजन की तरफ इशारा था। उस इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी का
विद इन स्पेसिफाइड डेज डिविडेंड की पेमेंट नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नहीं, वहां पे ये नहीं लिखा, वहां पे अदर लीगल प्रोविजन का रेफरेंस दिया हुआ था कि लॉ की किसी भी और प्रोविजन में अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड है तो उसे भी डिस्क्वालीफाइड समझा जाएगा, उसका इशारा इस तरफ था। क्योंकि इस सिचुएशन में भी एक पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो सकता है किसी भी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। तो अगर विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड डिविडेंड की पेमेंट नहीं होती, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव को सजा मिलेगी 2 साल तक की कैद की, 5 मिलियन रुपए फाइन और 5 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन के वो किसी भी दूसरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन ये सजा उस सूरत में नहीं मिलेगी अगर जो डिले हुआ या डिविडेंड की पेमेंट नहीं हुई वो इनमें से कोई एक रीजन हो। ये समझ लीजिए एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव डिविडेंड को विदहोल्ड कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, डिविडेंड की पेमेंट रोक सकता है और उसको सजा भी नहीं मिलेगी। वो कौन सी सिचुएशन है? जब डिस्प्यूट हो 2 पार्टीज के दरमियान में। फादर की डेथ हो गई, बड़ा भाई कह रहा है कि जी मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए, छोटा भाई कहता है मुझे मिलना चाहिए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा ठीक है भैया आप इस तरह कीजिए, अपना केस कोर्ट में ले जाएं, जब तक वो फैसला नहीं होता हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे, और जिसको कोर्ट जिसके हक में फैसला दे देती है उसको हम डिविडेंड पे कर देंगे। अब चूंकि डिस्प्यूट है कि किसका राइट टू रिसीव डिविडेंड है, तो जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा डिविडेंड को रोका जा सकता है। इसमें हालांकि 15 दिन से ज्यादा डिले हो जाएगा लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर सेट ऑफ बाय कंपनी, अगर कंपनी कोई अमाउंट सेट ऑफ करती है, लीगली सेट ऑफ करती है, जैसे फर्ज कीजिए कंपनी ने किसी मेंबर से कोई अमाउंट रिसीव करनी थी, वो अमाउंट पे नहीं कर रहा था। अब डिविडेंड जब अनाउंस हुआ तो कंपनी ने कहा हमने इस बंदे को डिविडेंड नहीं देना, बल्कि जो इससे हमारा रिसीवेबल है, हमारा डिविडेंड पेएबल, इसको सेट ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास अनपेड शेयर्स हैं, पार्टली पेड शेयर्स हैं। कंपनी ने कॉल किया कि जी आप बाकी की अमाउंट भी जमा करवाएं, और वो बाकी की अमाउंट जमा नहीं करवा रहा। इस सिचुएशन में जब डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा तो इनके पास, कंपनी के पास ऑप्शन है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो जो पार्टली पेड वाला पेएबल था अमाउंट, उसको डिविडेंड के गेस में सेट कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है कि जी हम इसको डिविडेंड नहीं देंगे, बल्कि इसके डिविडेंड को जो इसका पार्टली पेड शेयर है उसे फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी अगर शेयर 10 रुपए का था, पार्टली पेड शेयर भी अदा कर दिए, 4 रुपए भी अदा करने थे, और फैसला हुआ कि जी अब फर्ज कीजिए 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे करना है, तो इस बंदे को डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, बल्कि जो इसकी पार्टली पेड 6 थे, इसकी डिविडेंड की पेमेंट को उस पेएबल 4 रुपए का जो पेएबल है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया जाएगा। यानी अब उसका जो पेएबल शेयर है, अमाउंट है, वो 6 रुपए की बजाय 9 रुपए हो जाएगी। अब उससे सिर्फ 1 रुपया कंपनी ने रिसीव करना है। तो सेट ऑफ करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है डिविडेंड। फिर इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड, शेयर होल्डर ने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे दी जिनको कंप्लाई नहीं किया जा सकता। देखिए शेयर होल्डर की मर्जी है क्या कि वो अगर चाहे कंपनी को बता दे कि सर, अगर अनलिस्टेड कंपनी है फॉर एग्जांपल, शेयर होल्डर कह सकता है सर डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, या कह सकता है कि मुझे चेक भेजे, या कह सकता है कि मुझे वारंट इशू करे। लिस्टेड कंपनी में तो एक ही ऑप्शन होती है ना, डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट, मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है अमाउंट। लेकिन अनलिस्टेड में तीनों तरीकों से पेमेंट हो सकती है, चेक के जरिए से भी, वारंट के जरिए से भी, और डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए से भी। अब ये मेंबर ने खुद बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि सर डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए या मुझे चेक इशू कर दिया करें। या हो सकता है मेंबर ये इंस्ट्रक्शन दे दे डिविडेंड पेमेंट के हवाले से कि मुझे नहीं, मेरा फॉर एग्जांपल कराची में एक रिलेटिव है, आप उसको डिविडेंड क्रेडिट कर दिया करें। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन तो काबिल अमल है, इनके ऊपर तो अमल हो सकता है। लेकिन अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की दे दे जो काबिल अमल ना हो, फॉर एग्जांपल वो कहे जी जर्मनी में एक बैंक में मेरा अकाउंट है, आप उस अकाउंट में मेरा डिविडेंड ट्रांसफर कराते हैं। अब ये फॉरेन बैंक्स में फॉरेन करेंसी में डिविडेंड पे करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं, उसके इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इस सिचुएशन में चीफ एग्जीक्यूटिव डिविडेंड की पेमेंट नहीं करेगा उस पर्सन को, बल्कि वो उसे कहेगा सर आप हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे जिनके ऊपर हम अमल कर सके, काबिल अमल इंस्ट्रक्शन दे। जब तक वो कोई प्रैक्टिकेबल इंस्ट्रक्शन, फिजिबल इंस्ट्रक्शन नहीं देता, तब तक डिविडेंड को विथहोल्ड किया जा सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव इसके लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन बाय लॉ। ऑपरेशन बाय लॉ का मतलब है किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से अगर डिविडेंड की पेमेंट नहीं की जाती। फर्ज कीजिए एक कंपनी का शेयर होल्डर है लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो लॉ ने कहा कि इसका लिक्विडेटर हम अपॉइंट करते हैं। अब इसका जो भी लेना देना है लोगों के साथ वो लिक्विडेटर सेटल करेगा। इस सिचुएशन में अगर ये जो इंसॉल्वेंट हुआ पर्सन, इसके पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव
इस बंदे को तो शेयर की पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि जो इसका लिक्विडेटर है उसके साथ डीलिंग करेगा, उसको पेमेंट होगी। अब ये बंदा अगर कोर्ट में जाके कह दे सर लॉ ये कहता है 15 वर्किंग डेज में डिविडेंड की पेमेंट करते हैं चीफ और मुझे पेमेंट नहीं की, तो क्या ये इसका इतराज वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि डिविडेंड की पेमेंट स्टॉप हुई किस वजह से? ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर इसके बाद नॉट फॉल्ट ऑफ कंपनी, डिविडेंड जो है वो कंपनी ऐसी वजह से पे नहीं हो सका क्योंकि वो कंपनी का फॉल्ट नहीं था। जैसे फर्ज कीजिए कंपनी ने चेक्स सेंड कर दिए कोरियर के जरिए से, लेकिन फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की वजह से किसी जगह पे लॉकडाउन था और वहां पे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड 15 दिन वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो जो चेक्स थे वो नहीं पहुंच सके, अब डिले हो गया। अब ये डिले हो गया तो क्या ये कंपनी का फॉल्ट है? नहीं, कंपनी का फॉल्ट नहीं है। इस सिचुएशन में भी अगर डिविडेंड की पेमेंट डिले हो जाती है तो डायरेक्टर जिम्मेदार, चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार नहीं होगा। और 6, अगर कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए एससीसीपी ये कहता है कि शनाख्ती कार्ड नंबर हर शेयर होल्डर का होना चाहिए वरना इसके बगैर आपने किसी को डिविडेंड की पेमेंट नहीं करनी, और उस शेयर होल्डर ने अपना आईडी कार्ड नंबर सबमिट नहीं करवाया, या फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट नंबर डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी है, डायरेक्टली अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर होगा और किसी शेयर होल्डर ने अपना बैंक अकाउंट नंबर सबमिट नहीं करवाया। अब ये वो केस है जब शेयर होल्डर की डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से डिविडेंड की पेमेंट नहीं हो सकी, इसमें भी चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये सारे वो सिचुएशन है जब डिविडेंड की पेमेंट डिले तो होगी लेकिन इस सिचुएशन में चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा इनमें से इस सिचुएशन के अलावा अगर किसी भी और रीजन की वजह से डिविडेंड की पेमेंट डिले होती है तो कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। यानी डिविडेंड को विदहेल्ड करना अगर आपने इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में भी, स्टिल आपको कमीशन की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर अंदर आपने कमीशन को ये सिचुएशन शेयर करने हैं कि सर इस वजह से डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, डिविडेंड जो है वो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, हालांकि डिक्लेयर कर चुके हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हमने सीखा कि मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, टाइमिंग ऑफ पेमेंट क्या है, किसको पे करना है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिले, और किन सिचुएशन में विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग ऑफ डिविडेंड एक पेनल्टी नहीं समझी जाएगी, इम्पोज नहीं की जाएगी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर। इसके बाद अब हम चलते हैं डिविडेंड से रिलेटेड जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं इनकी तरफ। पॉज चलिए जी, अब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेज है हमारी बुक का 285, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड बाय कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। रिस्ट्रिक्शंस बतानी है, तो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? रिस्ट्रिक्शंस हमारी 3 है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर, और फिर इसके बाद इसकी एक्सेप्शन बता देंगे कि अनलेस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो और कंपनी सेट ऑफ कर चुकी हो सिमिलर प्रॉफिट को सिमिलर लॉसेस के साथ। दूसरी सेक्शन ये थी कि अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। और तीसरी सेक्शन थी मेंबर्स डायरेक्टर्स का प्रपोज किया हुआ, अगर फाइनल डिविडेंड का केस है तो मेंबर्स डायरेक्टर के प्रपोज डिविडेंड से एक्सीड नहीं कर सकते अपनी अप्रूवल। ये 3 सेक्शन हम लिख देंगे। Question 40. State in the light of provisions of Companies Act 2017, a company has earned huge profits from sale of fixed assets. Whether company can declare dividend out of above profits? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ ने क्लियरली मना किया है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा या एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। उसे बेसिकली उन्हीं फिक्स एसेट्स को फर्दर, जाहिर एक फिक्स एसेट बेचा है तो आगे उसके बाद खरीदना भी होगा, कंपनी बंद थोड़ी करनी है, तो उसको फर्दर फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए रख लिया जाता है, उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अब चलते हैं केस स्टडीज। 41 ABC Limited is engaged in manufacturing of trade soaps. During the year ended June 30, 2018, it made a net profit of 48 million, which is composed of following:
ऑपरेटिंग लॉस ₹4 मिलियन, गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड ₹52 मिलियन। यानी इसका मतलब ये हुआ जो 48 मिलियन का लॉस हुआ है वो असल में तो कंपनी को नुकसान था, लेकिन जो लैंड बेची है इसके प्रॉफिट हुआ, इस वजह से कंपनी का 48 मिलियन का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है कैन कंपनी यूज प्रॉफिट फॉर द ईयर टू पे डिविडेंड, इफ सो अप टू व्हाट अमाउंट। वो बिल्कुल भी डिविडेंड पे नहीं कर सकती, ठीक है, कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज कर देता, कहता ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 मिलियन, गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 52 मिलियन, टोटल प्रॉफिट 56 मिलियन है, तो इस सूरत में हम कहते हैं हाँ कंपनी प्रॉफिट के तौर पे डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन कितना, 4 मिलियन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता, 52 मिलियन फिर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, explain whether or not the following statements are in accordance with the provisions of Companies Act 2017. Support your answer with reason. There is no restriction on the declaration of dividend and the chief executive may declare dividend in general meeting of the company out of any kind of profit. इसमें 3 गलतियां हैं। पहली गलती तो यह है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करता, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बाय डायरेक्टर्स और अप्रूव करते हैं मेंबर्स। दूसरा, डिविडेंड किसी भी जनरल मीटिंग में नहीं बल्कि एनुअल जनरल मीटिंग में जो फाइनल डिविडेंड है वो एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाता है और इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया जाता है। और तीसरा और जो बड़ी गलती है इसमें वो कह रहे हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। नहीं भाई, 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमने अभी स्टडी की, कि एक तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसके बाद जो मेंबर अप्रूव करेंगे वो डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन से एक्सीड नहीं कर सकता। 43, Board of Directors of Dinar Limited, a listed company, had recommended a final dividend at the rate of 100% for the year ended June 30th, 2008. Just a week after the notice for AGM had been dispatched, the company suffered huge losses due to certain unanticipated events and incurred heavy liabilities. The company is now considering the following option: reducing the dividend to 25%, deferring the payment of 75% of dividend for 6 months. अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिए, डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया, अभी मेंबर्स ने एजीएम में उसको अप्रूव करना है। मेंबर डिविडेंड अप्रूव करते हैं एजीएम में, तो अब क्या मेंबर उस डिविडेंड को रिड्यूस करके 25% कर सकते हैं? क्या मेंबर डायरेक्टर्स का प्रपोज डिविडेंड को चेंज कर सकते हैं? इसका जवाब है रिड्यूस कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये पहली वाली ऑप्शन बिल्कुल प्रैक्टिकेबल है, किया जा सकता है। डिविडेंड को 100% से कम करके मेंबर 25% कर सकते हैं। सेकेंड, डेफरिंग द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द डिविडेंड फॉर 6 मंथ, कि जो पेमेंट है 25% अभी पे कर दिया जाए और 75% को डेफर कर दिया जाए। क्या इसको डेफर, ये दोनों अलग-अलग कमेंट करने हमने दोनों सिचुएशन, क्या डिविडेंड को डेफर किया जा सकता है 6 मंथ तक के लिए? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। जो लॉ ने पीरियड स्पेसिफाई कर दिया जो कि 15 वर्किंग डेज है, उससे ज्यादा डिविडेंड को डिले नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 43 में पहली वाली ऑप्शन प्रैक्टिकेबल है, दूसरी वाली ऑप्शन प्रैक्टिकेबल नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन 44, व्हेन द डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है, कब समझा जाता है कि डिक्लेयर हुआ? एट डेट ऑफ एजीएम, जहां पे मेंबर्स ने इसको अप्रूव किया। इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है? डिपेंड करता है बुक क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ। अगर तो बुक क्लोजर हुआ तो फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, अगर बुक क्लोजर नहीं हुआ तो डिविडेंड डिक्लेयर की समझा जाता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें इस डिविडेंड को अप्रूव किया गया। 45, हु इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड? डायरेक्टर्स। इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है, फाइनल डिविडेंड की बात नहीं हो रही। अच्छा, यहां पे अगर सिर्फ इतना कहता हु इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर डिविडेंड, तो चूंकि इंटरिम और फाइनल स्पेसिफाई नहीं किया तो हम दोनों मेंशन कर दें, इंटरिम डिविडेंड भी और फाइनल भी। नेक्स्ट, कैन डिविडेंड बी पेड टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर? जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के साथ।
जिसको शेयर होल्डर इंस्ट्रक्ट करेगा। 47, ए कंपनी गोइंग इनटू लॉस कैन नॉट पे एनी डिविडेंड, कंफर्म वेदर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक कंपनी जो लॉस में है डिविडेंड पे नहीं कर सकती। ये बात वैसे तो ठीक है कि लॉस है तो डिविडेंड पे नहीं किया जाए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें अगर कंपनी को लॉस भी हुआ इस साल फिर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। वो सिचुएशन क्या है कि पिछले सालों का प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर रखा हो, रिजर्व में रखा हो, तो कंपनी उस रिजर्व में से इस साल डिविडेंड पे कर सकती है। और कंपनीज नॉर्मली इस तरह करती हैं कि वो जितना भी प्रॉफिट होता है सारे का सारा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। 60% 70% डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी रिटेन्ड अर्निंग में रिजर्व के तौर पे रख लिया, ताकि अगर कभी लॉस हो तो उस साल में भी शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ डिविडेंड उस रिजर्व में से, रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उनका गुजारा चलता रहे। तो कंपनी पे कर सकती है डिविडेंड जिस साल लॉस हुआ उस साल भी, प्रोवाइडेड उसके बाद पिछले सालों का रिजर्व पड़ा हुआ है। लेकिन याद रखें इससे मुराद पिछले सालों के प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इससे रिजर्व से मुराद ये नहीं है कि जो फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट आया वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। 48, ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जस्ट फाइनलाइज हाफ ईयरली काउंट्स यानी साल से कम अरसे के लिए। It wants to declare an interim dividend. From which authority would the interim dividend required approval? किस अथॉरिटी से अप्रूवल? डायरेक्टर से। Are there any limits to the amount of interim dividend? क्या कोई लिमिट है? बिल्कुल है। क्या लिमिट है भला? रिस्ट्रिक्शंस को लिमिट का नाम दे रहा है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल नेचर की सेल से जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को भी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। 49 question. On 31st July 2015, the directors of Club Engineering Limited (CEL), a listed company, declared an interim dividend of ₹5 per share. However, before making payment of the dividend, the company suffered huge losses due to a massive fire in the factory. CFO has informed the board of directors about CEL's inability to pay the dividend in time. Under the provisions of Companies Act 2017, briefly describe when an interim dividend is deemed to have been declared by CEL. ये कंसेप्ट लिखेंगे। बुक लॉयर है तो क्या डेट होगी और बुक लॉयर नहीं है तो क्या डेट होगी। बी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर डिविडेंड को पे नहीं किया जाता विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, ये कंसेप्ट है बी। सी, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच सीएल मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पे डिविडेंड टू सर्टेन शेयर होल्डर्स, ये सिचुएशन है। और याद रखिए इसमें कमीशन की अप्रूवल की बात भी लिखिएगा कि इस सिचुएशन के अलावा बाकी हर सिचुएशन में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होगी डिविडेंड को विथहोल्ड करने के लिए। क्वेश्चन 50 केस स्टडी। On 8 December 2018, the directors of Shanti Limited AL, a listed company, declared an interim dividend of ₹5 per share and announced book closure from 28 September 2018 to 3 October 2018, both days inclusive। अब देखें interim dividend और book closure किया गया है। Under the provisions of Company Act 2017, briefly describe when AL should pay the above dividend. Also state any forced circumstances in which AL may not be considered to have committed an offence for non-payment of dividend। तो कब डिविडेंड पे करना चाहिए? विद इन स्पेसिफाइड पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और इस एग्जांपल में डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है? क्योंकि उसने डेट दी हुई है इसलिए हमें भी डेट को मेंशन करना है आंसर में। वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर यानी 28 सितंबर 2018। इसका मतलब है कंपनी को 28 सितंबर 2018 के 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट करनी है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें वो 15 दिन आपको कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 15 दिन वर्किंग डेज मैंने आपको एडिशनल कंसेप्ट बताया, आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में ये कंसेप्ट नहीं है। 15 वर्किंग, वो सिर्फ एक वर्ड यूज करता है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड डिविडेंड की पेमेंट हो जानी चाहिए। तो हम भी सोल्यूशन में इतना ही लिख देंगे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड पेमेंट हो। नेक्स्ट कह रहा है आल्सो स्टेट एनी फोर सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच एएल मे नॉट बी कंसीडर्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो ये सिचुएशन है जब नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड को ऑफेंस या जुर्म नहीं समझा जाएगा। क्वेश्चन 51, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 where a dividend is declared by a company but is not paid within the period specified in the Companies Act 2017, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 5 million rupees। कह रहा है इसकी एक्सेप्शन बतानी है, यानी कि डिविडेंड स्पेसिफाइड डेज में पे नहीं होता तो ये पेनल्टी इंपोज होगी। और इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं?
अब डेफिनेटली इसकी एक्सेप्शंस यही हैं, यानी ये वो केसेस है जब डिविडेंड की पेमेंट विदहोल्ड की जाएगी, स्टिल चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसको कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। तो ये एक्सेप्शन को हमने रिप्रोड्यूस करना है क्वेश्चन 51 में। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी जो इस चैप्टर में थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब याद रखिएगा ये हमारे लेक्चर का एक हिस्सा है, जो लेक्चर का पार्ट बी है 31 पार्ट बी, जिसमें एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी इसके साथ ही आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपने उसको भी व्यू करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।